नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम मई 2014 से 2025 के बीच भारतीय राजनीति के काफी दिलचस्प पैटर्न पर नजर डाल रहे हैं। ये एक खोजी रिपोर्ट पर आधारित है जी, और ये रिपोर्ट खासतौर पर उन प्रमुख विपक्षी नेताओं पर फोकस करती है जिनके खिलाफ आप कह सकते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां थी, जैसे ईडी या सीबीआई। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और वो जांच चल रही थी। और फिर वो नेता सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा या उसके सहयोगियों में शामिल हो गए। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर ये पैटर्न है क्या, मतलब हुआ क्या, किन नेताओं के साथ हुआ, और सबसे जरूरी बात कि उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी उसका अंजाम क्या हुआ। चलिए इसी को आज थोड़ा खोलते हैं। इसमें जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है आंकड़े। रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 25 ऐसे बड़े नेता हैं। इनमें कांग्रेस से 10 हैं, एनसीपी और शिवसेना से 4, टीएमसी से 3 और कुछ अन्य दलों से भी 25 नेता। हाँ, ये वो नेता हैं जो जांच के दायरे में थे और फिर उन्होंने पाला बदल लिया। ये संख्या तो अपने आप में काफी है, लेकिन जो बात शायद और भी चौंकाने वाली है वो ये कि रिपोर्ट उनके मामलों के नतीजों के बारे में क्या कहती है। सही कहा आपने, यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 25 में से आप मानिए 23 नेताओं के मामलों में पाला बदलने के बाद या तो जांच एकदम धीमी पड़ गई, अच्छा, या फिर केस ही बंद कर दिए गए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि करीब 20 मामले तो ठंडे बस्ते में चले गए हैं। ठंडे बस्ते में मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हाँ, मतलब आगे कुछ खास नहीं हुआ उनमें, और 3 मामले तो बाकायदा बंद ही कर दिए गए। तो सिर्फ 2 मामले बचे जिनमें जांच थोड़ी सक्रिय दिखती है 25 में से। हाँ जी, केवल 2। 25 में से 23 को राहत मिलना, ये तो मतलब एक बहुत ही स्पष्ट ट्रेंड दिखाता है। क्या रिपोर्ट में इसका कोई कारण या कोई व्याख्या दी गई है? देखिए, रिपोर्ट सीधे तौर पर कोई कारण स्थापित नहीं करती है, लेकिन वो विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक शब्द का जिक्र जरूर करती है, वॉशिंग मशीन। हाँ, सुना है ये वो धारणा है कि अगर कोई नेता जिस पर आरोप हैं वो सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाए तो उसके कानूनी मामले या तो धुल जाते हैं या हल्के पड़ जाते हैं। और ये आंकड़े 2325 वाले वो इस धारणा को थोड़ा बल देते हुए लगते हैं ना, भले ही विपक्ष का दिया नाम हो। बिल्कुल, आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते दिखते हैं। क्या इस लिस्ट में कुछ बड़े जाने पहचाने नाम भी शामिल हैं? शायद उदाहरणों से ये पैटर्न और साफ हो जाए। हाँ, कई हाई प्रोफाइल उदाहरण हैं इसमें, जैसे अजित पवार का मामला लीजिए। हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। हाँ जी, उन पर राज्य सहकारी बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, ऐसे कई आरोप थे। जुलाई 2023 में वो भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हुए और डिप्टी सीएम बने। उसके बाद क्या हुआ? मुंबई पुलिस की जो ईओडब्ल्यू है, आर्थिक अपराध शाखा, उसने उनके खिलाफ एक मामला बंद कर दिया। अच्छा। फिर सीबीआई ने भी एक दूसरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, मतलब केस बंद करने की सिफारिश। और ईडी की एक चार्जशीट में भी उनका नाम नहीं आया। ये तो काफी क्रमवार राहत दिख रही है। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का भी जिक्र आता है शायद। जी हाँ, उनका भी नाम है। उन पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच चल रही थी। वो अगस्त 2015 में भाजपा में शामिल हुए थे। और उसके बाद? रिपोर्ट के अनुसार उनके पार्टी में शामिल होने के बाद से सीबीआई ने उन्हें कभी समन नहीं किया और वो मामला भी एक तरह से निष्क्रिय हो गया। प्रफुल्ल पटेल का मामला भी कुछ ऐसा ही बताया गया है, एयर इंडिया विमान लीज वाला। हाँ, प्रफुल्ल पटेल, उन पर एयर इंडिया विमान लीज घोटाले और कुछ अंडरवर्ल्ड संपर्कों के भी आरोप थे। वे भी जुलाई 2023 में अजित पवार गुट के साथ गठबंधन में शामिल हुए। और उनके केस का क्या हुआ? मार्च 2024 में सीबीआई ने विमान लीज घोटाले वाला मामला बंद कर दिया। इसे मीडिया में क्लीन चिट की तरह देखा गया। और जो दूसरा मामला था उसमें भी उनके शामिल होने के बाद कोई खास प्रगति नहीं हुई। और हाल फिलहाल का भी कोई उदाहरण है? हाँ, हाल का एक मामला है रविंद्र वायकर का, शिवसेना शिंदे गुट के नेता। उन पर जनवरी 2024 में ईडी ने एक जमीन मामले में छापा मारा था। और मार्च 2024 में वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए, जो भाजपा का सहयोगी हैं। अच्छा। और उनके शामिल होने के फौरन बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि वायकर के खिलाफ जो आरोप हैं वो अतीत की बात है, उन्हें भुला देना चाहिए। ये तो काफी सीधा संकेत लगता है। रिपोर्ट में हर्षवर्धन पाटिल के कथित बयान का भी जिक्र है शायद, कि भाजपा में आने के बाद वो शांति से सो सकते हैं। जी, उस बयान का भी जिक्र है जो इसी पैटर्न की तरफ इशारा करता हुआ माना जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा ही ऐसा होता है? क्या कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन भी सामने आया है इस रिपोर्ट में?
हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद का जिक्र है, ज्योति मिर्धा का मामला। अच्छा। वो सितंबर 2023 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई, लेकिन उसके बाद नवंबर 2023 में राजस्थान पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज किया। ओ, तो पार्टी बदलने के बाद केस दर्ज हुआ। जी हाँ, तो ये दिखाता है कि शायद ये जो कथित सुरक्षा कवच है ये हमेशा काम नहीं करता, खास पर शायद राज्य पुलिस के मामलों में, या फिर अगर कोई नए आरोप सामने आते हैं तो। ये एक जरूरी नुक्ता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका क्या मतलब निकलता है? संक्षेप में, रिपोर्ट मई 2014 से 2025 के बीच एक स्पष्ट पैटर्न तो उजागर कर ही रही है। हाँ, पैटर्न तो साफ है। केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे कई विपक्षी नेता सत्ताधारी खेमे में गए और उनमें से लगभग सभी, यानी 25 में से 23 के मामलों में या तो जांच रुक सी गई या फिर केस ही बंद हो गए। और जैसा कि आपने बताया, रिपोर्ट खुद न सही, पर यह पैटर्न जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता, उनकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है ना? बिल्कुल। जब ऐसा दिखने लगता है कि कानूनी कार्रवाई के नतीजे किसी की राजनीतिक वफादारी बदलने से प्रभावित हो रहे हैं, तो इससे न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर तो सवाल उठता ही है। साथ ही जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें जनता का विश्वास भी कमजोर पड़ सकता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर राजनीतिक पाला बदलना कानूनी जांच से राहत पाने का एक संभावित रास्ता बन जाता है, जैसा कि ये पैटर्न इशारा करता है, तो ये भारत में राजनीति, कानून और जवाबदेही के जो आपसी जटिल रिश्ते हैं, उनके बारे में हमें क्या बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा।